नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। एक गुलाम और वो भी बादशाह, सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? तो आज की हमारी ये पड़ताल दिल्ली के इसी पहले गुलाम बादशाह के बारे में है। चलिए इस विरोधाभास को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक ऐसा इंसान जिसे खरीदा और बेचा गया हो, जो किसी और की संपत्ति हो, वो भला एक पूरे साम्राज्य की नींव कैसे रख सकता है? यही वो पहेली है जो इस कहानी को इतना इतना दिलचस्प बना देती है। तो ये बात है साल 1206 की, जब एक पूर्व गुलाम ने सच पूछे तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उसने नींव रखी मामलूक वंश की, जिसे हम सब गुलाम वंश के नाम से ज्यादा जानते हैं। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। अच्छा, सत्ता तो मिल गई ऐबक को, पर उसका राज करने का तरीका वो बहुत ही अलग था। चलिए इसी पर गौर करते हैं कि आखिर क्यों उसे एक विनम्र शासक कहा जाता है। अब देखिए, उसने मामलूक वंश की नींव डाली, भारत में तुर्की शासन की शुरुआत की, लाहौर को अपनी राजधानी भी बनाया। ये सब तो समझ आता है, पर जो बात हैरान करती है ना, वो ये है कि उसने कभी भी खुद को सुल्तान नहीं कहा, ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। जरा सोचिए, एक पूरे साम्राज्य का संस्थापक है, पर बादशाह का ताज पहनने से मना कर रहा है ना जी बात? तो ये तो था ऐबक की कहानी का एक रुख। अब आते हैं दूसरे पे, जो इसका बिल्कुल उल्टा है। एक तरफ उसे दाता कहा गया, तो दूसरी तरफ विध्वंसक। अब सवाल ये है कि एक ही इंसान के ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? देखिए, उसकी दरियादिली के किस्से इतने मशहूर थे कि लोगों ने उसे एक उपाधि ही दे दी, लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। ऐसा कहते हैं कि उसके दरबार से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। और अब देखिए सिक्के का दूसरा पहलू। एक तरफ वो लाखों बख्श रहा है, और दूसरी तरफ उसी के राज में उसका एक सेनापति दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा को आग के हवाले कर देता है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना वाकई बहुत मुश्किल है। और ये जो दोहरापन है ना, ये सिर्फ किस्से कहानियों तक सीमित नहीं है, ये तो पत्थरों पर भी उकेरा गया है। चलिए अब नजर डालते हैं उसकी बनाई इमारतों पर, जो आज भी उसकी विरासत की गवाही देती हैं। ऐबक ने कुछ ऐसी इमारतें बनवाईं जो आज तक दिल्ली और अजमेर की पहचान है, जैसे दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, या फिर अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा। और हाँ, जो दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान है, कुतुब मीनार, उसकी नींव भी तो ऐबक ने ही रखी थी। लेकिन यहाँ भी एक कहानी है। सवाल ये है कि ये शानदार इमारतें बनी किस चीज से? अब देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल हुए, वो तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों के थे। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो तो असल में एक संस्कृत पाठशाला और मंदिर हुआ करता था। तो यहाँ भी वही बात सामने आती है, एक चीज को मिटाकर दूसरी को बनाना। जिस शासक की जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव भरी रही, उसका अंत उतना ही अजीब और अचानक हुआ। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उसके कामों की लिस्ट देखकर लगता है कि उसने न जाने कितने दशकों तक राज किया होगा, पर यकीन मानिए, उसका शासन चला सिर्फ 4 साल। 1206 में गद्दी पर बैठा और 1210 में कहानी खत्म। बस इन्हीं 4 सालों में उसने इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा दिया। और विडंबना देखिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाइयों में गुजार दी, उसकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं हुई। वो तो चौगान खेल रहा था, जो आज के पोलो जैसा एक खेल है, और बस घोड़े से गिरा और उसकी जान चली गई। एक इतने ताकतवर इंसान का इतना साधारण सा अंत। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? एक दरियादिल लाख बख्श जिसने एक सल्तनत की नींव रखी, या एक बेरहम विजेता जिसके दौर में नालंदा जैसा ज्ञान का केंद्र तबाह हुआ? शायद सच ये है कि इतिहास में कोई भी किरदार सिर्फ सफ़ेद या काला नहीं होता, वो इन दोनों रंगों का एक मिश्रण था। और शायद यही वजह है कि आज भी वो इतिहास के पन्नों का एक इतना पेचीदा और यादगार हिस्सा है।